स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। ठीक है, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं, जो दोस्तों आपके 22 मार्च के बोर्ड एग्जाम, ठीक है, हिंदी में दोस्तों डायरेक्ट आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा और जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों चैनल पर पहले बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का ये शानदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 22 मार्च को दोस्तों हिंदी में तहलका मचाते हैं। तो देखिए दोस्तों आज का जो प्रश्न है, ठीक है, ये खंड खा से रहने वाला है। ठीक है, खंड खा कहने का मतलब है दोस्तों पाठ्य पुस्तक। जो खंड का है दोस्तों, इसमें आपको एक गद्यांश दिया हुआ रहेगा दोस्तों। तो गद्यांश को दोस्तों तो आप पढ़ के बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो पाठ्य पुस्तक है इसको आप जो है कैसे बनाएंगे, इसमें ना गद्यांश रहेगा ना पद्यांश, तो इसको जो पढ़ना जरूरी है, यानी कि आपको जो याद होना जरूरी है। तो चलिए हम लोग जो है यानी कि खाली हम लोग जो बुक का प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा। आपको जो बुक का जो प्रश्न है, ये प्रश्न संख्या 8 से चालू होगा। ठीक है, चलिए कहता है दोस्तों कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। ठीक है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार दोस्तों राजा का धर्म उसकी प्रजा की हर तरह से रक्षा करना होता है और नीति से राज धर्म का पालन करना होता है। और एक राजा तभी अच्छा कहलाता है जब वह अपने नीति अनीति का साथ ना देकर नीति का साथ दे। गोपिया के अनुसार दोस्तों राजा का धर्म क्या होना चाहिए, तो अपने जो है जो प्रजा के क्या, तो प्रजा की रक्षा करना होना चाहिए। ठीक है, राज धर्म का पालन करना चाहिए अच्छा नीति के साथ, और अनीति का साथ ना देकर नीति का साथ देना चाहिए। ठीक है, इसके अनुसार गोपिया के अनुसार जो यही राजा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट दोस्तों 9 नंबर का प्रश्न कहता है, ठीक है, क्या कहता है दोस्तों कि संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, और अगर दोस्तों जो लाइक करने का वीडियो को लाइक, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, देखिए संगीतकार जैसे व्यक्ति दोस्तों संगीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में दिखाई पड़ते हैं। तो संगीतकार जैसे व्यक्ति संगीत के अलावा दोस्तों जीवन का हर क्षेत्र में दिखाई देते हैं। चाहे तो दोस्तों साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार आदि ठीक करने का पास कारीगर दोस्तों काम, कारीगर क्या, तो काम करने के यहाँ पर कारीगरों के पास काम करने वाले लड़के संगीतकार की तरह ही काम करते हैं और सीखते हैं। लुहार हो गया दोस्तों, कष्टकार हो गया, मूर्तिकार हो गया, रंग रोगन हो गया, करने वाले चमत्कार, ठीक है, और नट ठीक करने वाले और पत्थर का काम करने वाले इसी श्रेणी से संबंधित होता है जो अपने गुरु का उस्ताद से अभ्यास के द्वारा काम कर सीख लेता है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों संगीतकार। संगीतकार का मतलब दोस्तों संघ में काम करना। ठीक है, तो संगीतकार का जो व्यक्ति है ये संगीत के अलावा अनेक क्षेत्र में दिखाई देता है। ठीक है, जैसे कि साइकिल हो गया, स्कूटर हो गया, मोटरसाइकिल, कार हो गया। इसके जो कारीगर है इसके पास क्या करता है, जो संगीतकार है इसको जो इसके पास काम सीखता है और काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों 10 नंबर का प्रश्न है, कहता है कि ध्वज पंचम की नाक को पुनः, ठीक है, लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किया या यत्न किया। ठीक है, देखिए तो ध्वज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए दोस्तों मूर्तिकार ने जो है क्या किया, तो किए गए यत्न जो निम्नलिखित प्रकार है। तो पहला देखे तो मूर्तिकार के मूर्ति के पत्थर का प्रसार आदि का पता न चलने का पर क्या, तो व्यक्तित्व रूप से नाक लगाने की जिम्मेदारी लेते हुए, ठीक है, देश भर के पहाड़ों और पत्थरों के क्या हुआ, तो खानों का तूफाना यानी कि दौरा किया गया। ठीक है, और खान नंबर में पॉइंट में लिखे हैं कि अपने देश में लगे हर एक छोटे नेताओं की मूर्ति की नाक से पंचम की लाट की नाक का मिलान किया गया, ताकि दोस्तों उस मूर्ति से नाक का निकलकर पंचम की लाट पर लगाई सके। परंतु दोस्तों यहाँ पर दुर्भाग्य से सभी का नाक जो ध्वज पंचम की नाक से बड़ी निकली। ठीक है, और अंत में दोस्तों कैसे वह नाक लगा, कैसे लगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ तो आखिर जब उसे नाक नहीं मिली तो, ठीक है, हसास या पर हताश मूर्ति और चिंतित एवं अत्यंत हुक्मरानों से जिंदा इंसान की नाक लगवाने का परामर्श दिया और प्रयत्न किया था। तो लास्ट में दोस्तों सबसे पहले जो ध्वज पंचम की नाक को लगाने के लिए सबसे पहले उस पत्थर को खोजा गया जिससे मूर्ति बना था। इसके बाद दोस्तों अनेक नेताओं के जो है नाक को यानी अनेक नेताओं के मूर्ति के नाक को दोस्तों लगाने का प्रयास किया, लेकिन जो वो क्या है तो हमेशा बड़े निकले, और इस बार लास्ट में जो है एक जिंदा नाक जो लगा दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, कहता है दोस्तों 11 नंबर का प्रश्न कि आठ नहीं रही है। ठीक है, कविता में कवि ने प्राकृतिक व्यापार का वर्णन किस रूपों में किया है। देखिए आठ नहीं रही है कविता में कवि ने प्रकृति के व्यापकता को फागुन सुंदरता के रूप में प्रकट किया है। प्रकृति की सुंदरता और व्यापकता यहाँ पर दोस्तों फागुन में समान नहीं पा रही है, और इसलिए वह सब तरफ मूर्ति रहती है। ठीक है, और प्रकृति के माध्यम से क्या परमात्मा और सर्वव्यापक को कवि ने प्रकट किया है कि वह
परम सत्ता अपने श्वासों, ठीक है, से प्रकृति के कोने कोने में सुगंध के रूप में व्याप्त है। प्रकृति के ही कवि को कल्पना की ऊंची उड़ान भरने के लिए प्रेरित करते हैं और उसकी रचनाओं में सर्वत्र दिखाई देती है। प्रकृति के व्यापार ही मन में तरह तरह की कल्पनाओं को जन्म देता है। वन का प्रत्येक पेड़ पौधे इसी सुंदरता से भरकर उभरा है, ठीक है, शोभा देता है। और प्रकृति की व्यापकता नैसर्गिक सौंदर्य के मूल आधार है। तो ये होता है दोस्तों क्या है, तो ये आपका कहा गया था कि जो आर्ट नहीं रही है कविता के आधार पर बताए। यानी कि दोस्तों जैसे कि फागुन आता तो फागुन आने पर दोस्तों सभी नए नए पेड़ पौधे पेड़ पौधे पे दोस्तों नए नए पत्ते उगने लगते हैं, ठीक है, पूरा एकदम अच्छा हवा चलने लगता है। तो ये सब दोस्तों बात कहा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 12 नंबर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। और जो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जैसे कीजिएगा। 12 नंबर कहता है फादर कामिल बुल्के को यज्ञ की पवित्र आगे की तरह कहने का क्या आशय है, ठीक है, तो आपको बताना है। देखिए, तो जिस प्रकार दोस्तों यज्ञ की अग्नि पवित्र होती है तथा उसके ताप में उष्णता होती है, उसी प्रकार फादर बुल्के को याद करना शरीर और मन में उसमें उत्साह तथा पवित्र भाव पैदा कर देता है, ठीक है। अतः फादर कामिल बुल्के स्मृति किसी यज्ञ की पवित्र आग और उसकी लो की तरह आजीवन बने रहेगी। तो ये होता है दोस्तों फादर कामिल बुल्के को कहने का मतलब यज्ञ की पवित्र आग की तरह इसलिए कह सकते हैं, ठीक है। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 13 नंबर में दोस्तों बोलता है कि पान वाला का रेखा चित्र का प्रस्तुत कीजिए। हलदार साहब में दोस्तों नेताजी का चश्मा में पान वाला का जो है कैसा स्वभाव था, ठीक है, सभी आपको बताना। देखिए, पान वाले की दुकान चौराहे पर नेताजी की मूर्ति के सामने थी। पान वाले रंग का काला था, वह शरीर से मोटा था, उसकी आंखें हंसती हुई थी, उसकी तोंद दोस्तों निकली हुई थी। जब वह किसी भी बात को हंसता, ठीक है, जब वह किसी भी बात पर हंसता तो उसकी तोंद क्या, तो तोंद दोस्त यहाँ पर उसकी तोंद गेंद की तरह ऊपर नीचे उछलते थे। वह स्वभाव से खुश मियाज वाला था। बार बार पान खाने से उसके दांत क्या काले लाल काले हो गए थे और वह दोस्तों कोई भी बात कहने से पहले मुंह में से रखे पान को थूकता था और यह उसकी आदत भी बन चुकी थी, ठीक है। और पान वाले के पास हर प्रकार के किसी भी की पूरी जानकारी नहीं कि उनके पान वाले के पास दोस्तों हर एक व्यक्ति का पूरा जानकारी उसको प्राप्त था, जिसे वह बड़े रसीले अंदाज में दूसरों के सामने प्रस्तुत करता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 14 नंबर जो आपका लास्ट प्रश्न है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहता है दोस्तों चश्मे वाले को देखकर हलदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए, ठीक है। तो हलदार साहब के दिमाग में दोस्तों यह बात थी कि चश्मे वाला अवश्य कोई फौजी या नेताजी का साथी रहा होगा, लेकिन उस बूढ़े मरियाल और फेरी वाले व्यक्ति को देखकर हलदार साहब चक्कर में पड़ गए। तो इस तरह से दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों आपका सब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलेंगे हम लोग इस तरह और नए वीडियो में।